भारत में एक ऐसा किला मौजूद है जिसने मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन दोनों को अपनी आंखों से देखा। यही वह जगह है जहां अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की नींव मजबूत की, जहां जहांगीर ने शासन किया, जहां शाहजहां ने संगमरमर के अद्भुत महल बनवाए और अंत में अपने ही बेटे औरंगजेब द्वारा इसी किले में कैद कर दिए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किला कभी ईंटों का था? आखिर इसे लाल बलुआ पत्थर से दोबारा क्यों बनवाया गया? आइए चलते हैं आगरा किले की उस रोमांचक यात्रा पर जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। अध्याय 1। आगरा किले का परिचय। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा किला भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसे अक्सर ताजमहल की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मुगल साम्राज्य की असली सत्ता का केंद्र लंबे समय तक यही किला था। करीब 94 एकड़ में फैला यह विशाल दुर्ग ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची हैं और कभी इनके बाहर गहरी खाई हुआ करती थी, जिससे दुश्मन के लिए किले में प्रवेश करना लगभग असंभव था। आज यह किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। अध्याय 2। आगरा किले की शुरुआत। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह पर मुगलों से पहले भी एक किला मौजूद था। 11वीं शताब्दी में इसे बदलगढ़ के नाम से जाना जाता था। उस समय यह मुख्य रूप से ईंटों से बना एक दुर्ग था। बाद में दिल्ली सल्तनत के कई शासकों ने इसका उपयोग किया। 1526 में जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तब उसने इस किले पर भी कब्जा कर लिया। यहीं उसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। बाबर ने इस किले में कुछ समय बिताया और यहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसके बाद हुमायूं ने भी इस किले का उपयोग किया, लेकिन उस समय तक यह किला काफी पुराना और कमजोर हो चुका था। अध्याय 3। अकबर का सपना। 1556 में जब अकबर गद्दी पर बैठा, तब उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के लिए एक अभेद्य राजधानी आवश्यक है। 1565 में अकबर ने पुराने किले को लगभग पूरी तरह हटाकर लाल बलुआ पत्थर से एक नया विशाल किला बनवाने का आदेश दिया। राजस्थान से हजारों टन लाल पत्थर मंगाए गए। देश भर से कुशल कारीगर और वास्तुकार बुलाए गए। कहा जाता है कि लगभग 8 वर्षों तक लगातार निर्माण कार्य चला और हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। उस समय इस निर्माण पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में हजारों करोड़ रुपए के बराबर माने जाते हैं। अध्याय 4। सुरक्षा व्यवस्था। अकबर केवल सुंदर महल नहीं चाहता था, वह ऐसा किला बनाना चाहता था जिसे कोई भी सेना आसानी से जीत न सके। इसीलिए किले के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई गईं। बाहर गहरी खाई बनाई गई। विशाल लोहे के दरवाजे लगाए गए। ऐसे मोड़ बनाए गए जहां दुश्मन सीधे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता था। ऊपर सैनिकों के लिए चौकियां बनाई गईं, जहां से वे तीर और तोपों से हमला कर सकते थे। यही कारण था कि आगरा किला अपने समय के सबसे सुरक्षित किलों में गिना जाता था। अध्याय 5। किले के 4 द्वार। आगरा किले में पहले 4 प्रमुख प्रवेश द्वार थे। सबसे प्रसिद्ध था दिल्ली गेट, जिसे सबसे मजबूत और भव्य माना जाता था। दूसरा था अमर सिंह गेट, जिससे आज भी पर्यटक प्रवेश करते हैं। बाकी द्वार सैन्य उपयोग और शाही आवागमन के लिए बनाए गए थे। दिल्ली गेट के सामने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। पिछले भाग में आपने जाना कि अकबर ने किस तरह आगरा किले को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। लेकिन अब हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां मुगल बादशाह रहते थे। यहां सिर्फ युद्ध की योजनाएं नहीं बनती थीं, बल्कि कला, संस्कृति और राजनीति का भी केंद्र यही था। आइए चलते हैं आगरा किले के सबसे शानदार हिस्सों की ओर। अध्याय 6। अमर सिंह गेट से प्रवेश। आज आगरा किले में आने वाले लगभग सभी पर्यटक अमर सिंह गेट से प्रवेश करते हैं। यह द्वार पहले अकबर गेट कहलाता था। बाद में इसका नाम राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ के नाम पर रखा गया।
जैसे ही आप इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आपको रास्ता सीधा नहीं दिखाई देता। इसकी बनावट जानबूझकर घुमावदार रखी गई थी ताकि दुश्मन हाथियों के साथ तेजी से अंदर न घुस सके। अध्याय 7 जहांगीरी महल। कुछ दूर चलते ही सामने आता है जहांगीरी महल। नाम से ऐसा लगता है कि इसे जहांगीर ने बनवाया होगा, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार यह महल राजपूत रानियों और शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। महल की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पत्थरों पर बनी नक्काशी, झरोखे और मेहराब आज भी कारीगरों की अद्भुत कला का प्रमाण हैं। अध्याय 8 अकबरी महल। जहांगीरी महल के पास ही कभी अकबरी महल हुआ करता था। यहीं अकबर अपना अधिकांश समय बिताता था। हालांकि आज इसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन जो अवशेष बचे हैं वे बताते हैं कि यह महल कितना विशाल और भव्य रहा होगा। यहीं से अकबर अपने विशाल साम्राज्य का संचालन करता था और अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। अध्याय 9 मुगल दरबार की दिनचर्या। सुबह होते ही शाही नगाड़े बजते थे और पूरे किले में गतिविधियां शुरू हो जाती थीं। सैनिक अपनी ड्यूटी संभालते, अधिकारी दरबार की तैयारी करते और रसोई में सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बनना शुरू हो जाता। मुगल साम्राज्य का प्रशासन बेहद व्यवस्थित था और उसका प्रमुख केंद्र यही किला था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दूत, व्यापारी और विदेशी यात्री यहीं बादशाह से मिलने की अनुमति का इंतजार करते थे। अध्याय 10 शाही हरम। आगरा किले का सबसे सुरक्षित हिस्सा था शाही हरम। यहाँ बादशाह की बेगमें, राजकुमारियां और शाही परिवार की महिलाएं रहती थीं। हरम की सुरक्षा के लिए विशेष सैनिक तैनात रहते थे और बिना अनुमति किसी भी पुरुष का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। हरम के भीतर सुंदर बाग, फव्वारे, स्नानागार और विश्राम कक्ष बनाए गए थे ताकि शाही परिवार को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। अध्याय 11 कला और संस्कृति का केंद्र। आगरा किला केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ संगीत सभाएं आयोजित होती थीं। कवि और विद्वान अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। चित्रकार शाही चित्र बनाते थे। आगरा किले का तीसरा भाग हमें मुगल साम्राज्य के उस स्वर्ण युग में ले चलता है, जब शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर के इस किले को सफेद संगमरमर की शानदार इमारतों से सजाया। यहीं न्याय होता था, यहीं विदेशी दूतों का स्वागत किया जाता था और यहीं एक बादशाह ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल कैद में बिताए। अध्याय 12 शाहजहां का आगरा किला। 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। उसे सफेद संगमरमर से विशेष प्रेम था। उसने आगरा किले के कई पुराने लाल पत्थर के महलों को हटाकर उनकी जगह संगमरमर के नए महल बनवाए। इसी दौर में आगरा किले का स्वरूप और भी भव्य हो गया। महलों की दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, नक्काशी और सुंदर मेहराबें बनाई गईं, जो आज भी मुगल कला का शानदार उदाहरण हैं। अध्याय 13 दीवान-ए-आम। अब हम पहुंचते हैं दीवान-ए-आम यानी जनता का दरबार। यहीं बादशाह आम लोगों की शिकायतें सुनता था और न्याय करता था। इस विशाल सभा में सैकड़ों लोग एक साथ उपस्थित हो सकते थे। सामने ऊंचे मंच पर बादशाह का सिंहासन होता था, जबकि मंत्री, सेनापति और दरबारी दोनों ओर खड़े रहते थे। यहीं से कई महत्वपूर्ण शाही आदेश जारी किए गए, जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को प्रभावित किया। अध्याय 14 दीवान-ए-खास। दीवान-ए-आम के बाद आता है दीवान-ए-खास यानी खास दरबार। यह आम जनता के लिए नहीं था। यहाँ केवल राजदूत, बड़े राजा, उच्च अधिकारी और विशेष मेहमान ही प्रवेश कर सकते थे। यहीं विदेशी शासकों के प्रतिनिधियों से बातचीत होती थी, संधियां होती थीं और साम्राज्य की महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई जाती थीं। संगमरमर के सुंदर स्तंभ और नाजुक नक्काशी इस भवन को बेहद आकर्षक बनाते हैं। अध्याय 15 खास महल। अब हम चलते हैं खास महल की ओर। यह शाहजहां का निजी निवास था। संगमरमर से बना यह महल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में अपेक्षाकृत आरामदायक रहता था। महल के कमरों में हवा और रोशनी के आने की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उस समय के हिसाब से यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता था। अध्याय 16 मुसम्मन बुर्ज कैद का दर्द।
आगरा किले का सबसे भावुक स्थान है मुसम्मन बुर्ज। यह अष्टकोणीय संगमरमर की मीनार यमुना नदी की ओर खुलती है। 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहीं नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम लगभग 8 वर्ष इसी स्थान पर बिताए। यहीं से वे दूर स्थित ताजमहल को देखते थे, जहां उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र है। 1666 में शाहजहां का निधन भी इसी किले में हुआ। यह स्थान आज भी इतिहास के सबसे भावुक अध्यायों में से एक माना जाता है। अध्याय 17 शीश महल। इसके बाद आता है शीश महल। यह शाही स्नानागार और विश्राम स्थल था। दीवारों और छत पर लगे छोटे छोटे शीशे दीपक की रोशनी में पूरे कक्ष को चमका देते थे। रात के समय यह महल किसी चमकते हुए महल जैसा दिखाई देता था। भाग 3 का समापन। लेकिन आगरा किले की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम देखेंगे अंगूरी बाग, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना बाजार और जानेंगे कि औरंगजेब के समय इस किले का क्या हुआ। साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान इस ऐतिहासिक किले में हुए बड़े बदलावों की कहानी भी सुनेंगे।